हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की प्रगतिशीलता को लेकर तमाम तरीके से उनका महिमा मंडन किया गया है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रेमचंद द्विज साहित्यकार थे। उनका जो लेखन था वह दलित और आदिवासी के हक में नहीं था। वो गांधीवाद से प्रभावित थे, कांग्रेस के पक्ष में लिख रहे थे। जबकि उन्हीं के समय में दलितों में स्वामी अच्युतानंद हरिहर उनके सामने बड़ी चुनौती थी और गांधीवाद को बचाने के लिए उन्होंने अच्युतानंद हरिहर के नकली चरित्र को गोदान में सूर्य चमार के नाम से गढ़ा। यह आलोचना का एक पक्ष था जिसे प्रखर आलोचक डॉक्टर धर्मवीर ने लेकर ऐतिहासिक ढंग से काम किया। उन्होंने पहली पुस्तक प्रेमचंद सामंत का मुंशी 2005 में जब लिखा तो हिंदी जगत में हाहाकार मच गया। उनके लेखन, उनके तर्क, उनके संदर्भ को लेके नकारात्मक विरोध भरे पड़े थे। लेकिन डॉक्टर धर्मवीर ने सबका जवाब बड़े ही ऐतिहासिक ढंग से देकर सबको चुप करा दिया। लेकिन 2017 में उनकी मृत्यु के बाद दलित साहित्य में फिर से एक गुलामगिरी की प्रथा का चलन देखने को मिला है। इसमें दलित साहित्य के लेखक शिवराज सिंह बेचैन, जो कल तक प्रेमचंद को लेकर डॉक्टर धर्मवीर के नज़रिए के कायल थे, वह प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर साहित्य अकादमी की तरफ से कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक था प्रेमचंद की विरासत और वर्तमान कथा साहित्य, उसमें मुख्य वक्ता थे। उन्होंने प्रेमचंद के पक्ष में एक बात कही जो कि वह अपने ही पक्ष में विरोध पे उतर आए। वह कह रहे हैं कि प्रेमचंद सामंत का मुंशी की पुस्तक को संदर्भ को लेकर डॉक्टर धर्मवीर का विरोध करते हुए वे कहे हैं। हालांकि उन्होंने जो किताब लिखी, यानी किताब प्रेमचंद सामंत का मुंशी, उससे वो तर्क से और आलोचना की ईमानदारी से भटके इस दृष्टि से कि वो बिना प्रमाण के ऐसे कहने लगे कि बुधिया के पेट में जमींदार का बच्चा है। बच्चा हो सकता है, लेकिन आप कैसे कहेंगे? उसके कहीं संकेत तो हों, साहित्यिक संकेत ही हों। अगर उस तरह के नहीं हैं, कुछ तो चित्रण में आना चाहिए। लेकिन वो इस दिशा में गए जो हम सबको लेकर उस तरह से स्वीकार नहीं है। तो ये शिवराज सिंह बेचैन का कहना है। शिवराज सिंह बेचैन एक कहने से पहले कहे कि 2000 में डॉक्टर धर्मवीर जब डिलीट करने ऑक्सफोर्ड गए थे तो वहाँ से वो आए और प्रेमचंद को लेकर जो सवाल खड़े किए गए थे वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा कफन कहानी को लेकर कहे गए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पे काम करूँगा। उसके बाद वो काम किए। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो फिर शिवराज सिंह बेचैन ही जाने। लेकिन ये जो आज कह रहे हैं, ये एक तरह से द्विजों की चाकरी में आकर कह रहे हैं या फिर उनके दबाव में आके कह रहे हैं। उनका क्या निजी स्वार्थ है वही जाने। लेकिन एक और संदर्भ है जिसे जानना बहुत जरूरी है। यह संदर्भ है 30 जुलाई 2005 का दिन, शुक्रवार है। सूफिया सानी को बीबीसी हिंदी में एक साक्षात्कार है जो शिवराज सिंह बेचैन सूफिया सानी ली हैं और प्रेमचंद को लेकर ही है। इसके दो उदाहरण देख लिए जाएं, वो क्या हैं। सवाल जब उनसे पूछा गया क्या आपको दलित साहित्य के संदर्भ में प्रेमचंद की परंपरा आगे बढ़ती दिखाई देती है, तो इनका जवाब है प्रेमचंद की परंपरा नहीं चलने वाली है। दलितों के बारे में प्रेमचंद का सत्य चिड़िया के आंख से देखा हुआ सत्य था। आज दलित अपने अनुभव से गुजरकर लिख रहा है। दलितों को जो मजबूती मिली है वह धर्मवीर जी और अंबेडकर जी से मिली है। तो देखा जाए यहाँ प्रेमचंद को लेके इनका दृष्टिकोण 2005 में अंबेडकर और डॉक्टर धर्मवीर के पक्ष में था। लेकिन आज 2025 में, यानी 20 साल बाद स्थिति क्या हुई कि यह सवर्णों के पक्ष में चले गए। दूसरा उदाहरण देखा जाए, उसके जो दूसरा सवाल है, प्रेमचंद पूछा, सूफिया सानी पूछती हैं, प्रेमचंद ने अपनी महिला पात्रों को किस नज़रिए से देखा, आपको क्या लगता है?
तो इनका जवाब था, प्रेमचंद के साहित्य में नायिकाएं गैर दलित महिलाएं ही हैं। उन्होंने किसी दलित महिला को नायिका नहीं बनाया है। कहानी कफन की महिला पात्र के प्रति उसके पति और ससुर निष्ठुर क्यों हैं? हो सकता है वह किसी सामंत की हवस की शिकार रही हो। वह नहीं चाहते कि वह जीवित रहे। डॉक्टर धर्मवीर ने अपनी किताब में लिखा है, यानी प्रेमचंद सामंत का मुंशी में, कि हमारे संविधान में समानता की बात कही गई है, लेकिन संविधान को साहित्य में नहीं उतारा जा सकता है। हमारा साहित्य संसद और अदालत दोनों से पीछे है। प्रेमचंद एक प्रगतिशील लेखक थे। उनका मानना था कि साहित्य को समाज की मशाल होनी चाहिए, लेकिन यह तो संभव नहीं हो पाया। तो इसमें देखा जाए, शिवराज सिंह बेचैन इस कार्यक्रम में क्या डॉक्टर धर्मवीर का विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वह अपनी परंपरा, अपनी विरासत, अपना साहित्य और खुद अपने आप का विरोध कर रहे हैं। 2005 का उनका बीबीसी हिंदी का साक्षात्कार आप लोगों के समक्ष मैं रखा हूँ। अब बात हो जानी चाहिए उस पुस्तक का, जिस पुस्तक पे यह डिस्कोर्स खड़ा हुआ। और पिछले लगभग 25 सालों से प्रेमचंद का जब जिक्र आता है तो डॉक्टर धर्मवीर का जिक्र जरूर आ जाता है। प्रेमचंद की बनावटी महानता, बनावटी प्रगतिशीलता और उनके साहित्यिक सम्राट का जो मुखौटा था वह कैसे उतर गया? डॉक्टर धर्मवीर अपनी पुस्तक प्रेमचंद सामंत की मुंशी में कहते हैं कि प्रेमचंद पर लिखी इस छोटी पुस्तक में, यानी अपनी जो पुस्तक है 100 पेज की लगभग है, कहते हैं कि इसी नजरिए से देखा गया है कि वह दलित और स्त्री के मामले में समय के दबाव के बदले हुए सामंती विचारों के व्यक्ति और प्रतिनिधि साहित्यकार थे। मूल्यांकन में उनके योगदान को कम करके नहीं आंका जा रहा है, और मैं उन सब से सहमत हूं जो उनकी प्रशंसा करते हैं। बस एक फर्क साफ साफ है। बताया जा रहा है कि प्रगतिशीलता का अर्थ इतना निरपेक्ष न बनाया जाए कि भेष बदलकर प्रतिक्रियावाद को जनवाद और सामाजिक सुधार कहा जाए। पाठकों को पता चलेगा कि प्रेमचंद अपने मूल सामंती संस्कारों में ज्यों के त्यों डटे हुए हैं। हाँ, कई रणनीतियों में से एक रणनीति के स्तर पर इतिहास की ऐसी घूर्णियां चक्कर काटने लगती हैं जब सामंत को अपनी गुलाम प्रजा की बात सुननी और अपनी आवाज़ में उसकी आवाज़ मिलानी पड़ती है। ये बिल्कुल है। इतिहास में किसी कालखंड में ऐसा आता है कि जो गुलाम प्रजा होती है और जो शासक प्रजा होती है, दोनों के आवाज़ एक हो जाते हैं जब कोई तीसरी शक्ति सामने खड़ी होती है। जो आलोचना है इस पुस्तक में, उसके छोटे संदर्भ मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ कि वह क्या थे। प्रेमचंद सामंत के मुंशी की पुस्तक में डॉक्टर धर्मवीर लिखते हैं कि दलित पीड़ा के बारे में कहा जा सकता है कि जब बादशाह सामने है तो बादशाह के नाटक कैसे? जब भंगी लिख रहा है तो दूसरों को उसके तरफ से लिखने से विरत हो जाना चाहिए। जब स्मृतियों के आदेश चले थे कि शूद्र को शिक्षा मत दो, तो उसका एक उदारवादी उद्देश्य यही था कि उनकी तरफ से द्विज ही लिख देंगे। सही बात है, कोई गैर दलित लेखक बेटी के ब्याह में कम दहेज देने की थोड़ी बहुत गरीबी का अनुभव करके भंगी की तरफ से सहानुभूति वाला साहित्य लिख सकता है, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि दूसरे के घरों का मैला ढोने वाली वो अपनी भंगन को कहाँ से लाएगा? यह बहुत ही मौजूद और महत्वपूर्ण सवाल है। बहन भंगन की इज्जत पर जो हमला और जुल्म हो रहा है वह उस अनुभव को कहाँ से प्राप्त करेगा? भंगन के रूप में वह अपनी मामी फूफी के साथ हुए बलात्कार की चित्कार को कैसे जानेगा? मामला गरीबी तक सीमित नहीं है। मामला गरीबी का बिल्कुल नहीं है, बल्कि दलित औरतों के यौनाचार की गुलामी का है। यह जो दलित कौम की मुख्य समस्या है और गुलामी के मुख्य कारणों में है, वो स्त्री डिस्कोर्स को लेकर डॉक्टर धर्मवीर अपनी बात रखते हैं और इसको हर व्यक्ति समझता भी है, अनुभव भी करता है। उस रोने वाले ज्ञान को कोई उदारवादी हिंदू कैसे व्यक्त करेगा? बिल्कुल है। जिसके साथ घटना घटी है, जो उस पीड़ा से गुजरा है,
जो उस दुख और दारिद्र को भोगा है, उसको कोई गैर दलित कैसे बता देगा, कैसे लिख देगा? जो भोगा है, जो जाना है, उस पीड़ा से गुजरा है, वही अपनी बात रखेगा, वही प्रामाणिक होगा, वही यथार्थ होगा। तो फिर प्रेमचंद यथार्थवादी लेखक कैसे हो जाएंगे दलित साहित्य के संदर्भ में? यह वैसी पीड़ा है जिसमें भंगी चमार नंबर 1 और चमार भंगी नंबर 2 हो जाता है। यह बिल्कुल सोचने वाली बात है। इसलिए ईमानदारी की बात यह है कि दलित साहित्य के लेखन को लेकर गैर दलित लेखकों से काम बिगड़ता ही है, सुधरता नहीं है। अपने कथानकों में द्विज लेखक क्या करते हैं? पात्रों के चयन में और जारकर्म के चित्रण में चूहड़ी के सने हाथों का ध्यान नहीं रखा जाता है। लंपट ब्राह्मण वाममार्गी बनकर कहीं भी निवेदन कर बैठता है। पहली बार चूहड़ी यही सोचती है कि निहाल कर दूं या न करूं। दूसरे क्षण वह खुद ही पाप की गंगा में गोते लगा जाती है। फिर चितकबरे बच्चे पैदा होते हैं, कोई काला कोई गोरा, किसी का नाक सुआसी तो किसी की खोपड़ी गोल गोल, किसी की आंख भूरी, किसी की ढोंड़ी चिपकी हुई। बाप कोई, पति कोई, भलाने का परछावा पड़ गया है। पेट पड़ने के दिन पंडित जी का मुंह दिख गया था। यह लोक में जो प्रचलित धारणाएं हैं उसको संदर्भित कर रहे हैं डॉक्टर धर्मवीर। और यह धारणाएं ही नहीं है, दलित कौम की बहुत ही गंभीर समस्या है। आगे लिखते हैं कि ऐसे साहित्य की समीक्षा का एक सामान्य सिद्धांत निकाला जा सकता है। अनिवार्य तौर पर कहानियों और उपन्यासों की नायिकाएं चूहड़ी और चमारी बनाई जाती हैं। उनकी बेटियां और बहुएं जमींदार रूपी बलात्कारी बाजों के बीच कबूतरी बनाकर छोड़ दी जाती हैं। कब झपट्टा मार ले, बस थोड़ी देर के लिए चूहड़ी और चमारी को बदजबान करा दिया जाता है। यह प्रगतिशील लेखकों की प्रवृत्ति है, जिसमें वह दलित स्त्री का पात्र इसी रूप में गढ़ते हैं। यह ऐसे साहित्य के सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की इतिश्री होती है। नायकों के रूप में उनके मर्द और बेटे गायब हैं। युद्ध में बाप और पति का कहीं नामो निशान नहीं है। बताइए, बलात्कार और जारकर्म की सांस्कृतिक गुंडागर्दी से अकेले माँ बेटी कैसे लड़ पाएंगी? जहाँ विष्णु वृंदा से कुकर्म करता है, अपने मर्दों की बिना वह निहत्थी खड़ी की जाती हैं। उनके झाड़ू और टोकरे धरे के धरे रह जाते हैं। भंगी और चमार के हाथ की खाल काढ़ने वाली छुरी का कहीं पता नहीं होता है। सारे मर्द कफन घसोट के घीसू और माधव बना दिए जाते हैं। यह रणनीति है द्विज प्रगतिशील साहित्यकारों की, जिसे लेकर प्रेमचंद ने खूब खेला है और दलितों में चमारों के चरित्र का उन्होंने खूब हनन किया है। इसमें कुछ भी बुराई नहीं है कि दलित नारियां नायिकाएं बनाई जाएं, यह तो बड़ी अच्छी बात है, पर तब नायक भी चमार और चूहड़े होने चाहिए। बिल्कुल सही चीज है कि जब नायिका किसी भी कहानी उपन्यास में दलित को बनाया जाता है, चमार और भंगन को बनाया जाता है, तो नायक भी चमार और भंगी होने चाहिए। ऐसा कैसे हो जाता है कि नायिका दलित में चमारी और भंगन रहेगी और नायक द्विज रहेंगे? तो यह बिल्कुल गलत चीज है, जिसे प्रेमचंद अपने साहित्य में लेकर खूब लेखन किए हैं। चमार और चूहड़ों को खलनायक बनाकर देखिए कितनी बड़ी रणनीति है कि जिनके घर की औरतें वो नायिकाएं हो रही हैं और उनके घर के जो पुरुष हैं वो खलनायक हो रहे हैं। ये क्या यही प्रगतिशीलता और यथार्थवाद है, जिसे लेकर वामपंथी राम नरेश हो या फिर अन्य जो दलित साहित्यकार हैं खूब गदगद हो जाते हैं? उनको ये समझ में नहीं आता है कि वो अपने पक्ष में है कि दूसरे के पक्ष में है। उन्हें तो अपना निजी स्वार्थ साधना होता है। चमार और चूहड़ों को खलनायक बनाकर उन्हें पूरे दृश्य से गायब करके गैर दलितों को नायक क्यों बनाया जाता है? यह सवाल डॉक्टर धर्मवीर अपनी पुस्तक प्रेमचंद सामंत का मुंशी में पूछ रहे हैं, जिसका आज तक किसी लेखक ने जवाब नहीं दिया है। असल में चमारों के बारे में लिखी गई प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी कफन में सच का 1/9 भाग ही कहा गया है। कफन का 8/9 भाग अनकहा रह गया है, जो प्रेमचंद के पेट में है। केवल दलित साहित्य की दलित
केवल साहित्य की दलित समीक्षा ही उस पूरे आइसबर्ग को बाहर लाएगी। बिहारी तिवारी के शिष्य प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर राम नरेश राम अपनी पुस्तक शोध की जो पुस्तक है जिसपे उन्होंने पीएचडी किया है, इसी संदर्भ को लेकर डॉक्टर धर्मवीर की आलोचना करते हैं। आलोचना ही नहीं करते, वो विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि उनका पूरा साहित्य और चिंतन इसी एक लाइन पे खारिज हो जाता है। बताइए, जो दार्शनिक चिंतक अपनी कौम के दर्शन के स्तर पे, चिंतन के स्तर पे लेके आ रहा है, उसके सच को उजागर कर रहा है, लड़ रहा है, उसको ये खारिज कर रहे हैं। और जो यह थोप रहे हैं बुराई, एक तरह की गाली, प्रेमचंद, बजरंग बिहारी तिवारी और एक चमारी जो ठकुराइन बन चुकी है अनीता भारती, उनका ये लेके समर्थन करते हैं। वे दलित कौम और दलित साहित्य चिंतन का उद्धार करेंगे। इससे बड़ी गुलामी और क्या हो सकती है। खैर, उनको उनकी गुलामी मुबारक हो। आगे डॉक्टर धर्मवीर लिखते हैं कि सारी कहानी नए सिरे से स्पष्ट हो जाती है यदि प्रेमचंद इस कहानी की आखिरी लाइन में दलित जीवन का यह सच लिख देते कि बुधिया के गांव की जमींदार के लौंडे से गर्भवती थी। यह क्यों है, इसके कारणों की पड़ताल करनी है तो डॉक्टर धर्मवीर की जो आगामी पुस्तक है एक तरह का महाग्रंथ है, जिसमें दलित इतिहास और प्रेमचंद की जाति का पूरा इतिहास आ गया है, जिसमें 35 अध्याय और लगभग 60 उप अध्याय हैं, और वह प्रेमचंद की नीली आंखों के नाम से प्रकाशित है। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। उसमें प्रेमचंद के पूरे साहित्य को केंद्र में रखकर उनकी समीक्षा और आलोचना प्रस्तुत की गई है। उसने बुधिया से खेत में बलात्कार किया था, तब शब्द दीपक की तरह जल उठते और सब कुछ समझ में आ जाता। अपेक्षा ज्यादा की थी, लेकिन घीसू और माधव इतना ही विद्रोह कर सके थे कि जमींदार के बच्चे को अपना बच्चा नहीं कहेंगे। क्यों कोई कहेगा भाई? कोई दलित घर की स्त्री है, यदि जार कर्म से पैदा गर्भवती हो रही है, फिर बलात्कार से उसका गर्भ ठहर रहा है, तो ऐसे में वह क्यों उस बच्चे को स्वीकार करेगा? इनकी एक कहानी है बॉडम, जिसकी समीक्षा की गई है। बॉडम कहानी को कोई पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर धर्मवीर क्यों इस तरह बात कर रहे हैं। एक चमारी है जो गैर दलित से 2 बच्चे पैदा करी है। बालक कहानी में क्या है? बालक कहानी में क्या पति से कहलवाया जा रहा है कि बोया हुआ खेत मुझे मिल गया तो मैं उसकी फसल काटने से छोड़ दूं? यानी वो गर्भवती कहीं और से होके आई है और उसका पति उस बच्चे को अपना फसल मान के स्वीकार कर रहा है। क्या समाज ऐसे चलता है जिसे प्रेमचंद देख रहे हैं और साहित्य में अपने गढ़ रहे हैं? ये कितनी विभत्स और घृणास्पद चरित्रांकन है जिसे प्रेमचंद अपनी कहानियों में गढ़ रहे हैं। इस तरह से तो समाज का पूरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, सभ्यता बिल्कुल नकारा हो जाएगी। डॉक्टर धर्मवीर लिख रहे हैं कि दलित का असली शोषण यही है कि कई बार उसकी कथित औलाद उसकी असल औलाद नहीं है। इस शोषण के सामने आर्थिक शोषण कितना छोटा पड़ जाता है। गैर दलित लेखक दलित के किस शोषण की बात कर रहे हैं? असली शोषण की उनको भनक भी नहीं है। फिर यदि यौन अपराधियों की ही पूजा की जाती है तो उन्हें ही मान सम्मान देना है तो बलात्कारियों को सजा दो, उन्हें फांसी दो। कि महिला संगठनों की मांगों का क्या रह जाता है? बिल्कुल डॉक्टर धर्मवीर कह रहे हैं कि जो बलात्कारी हैं उनको फांसी होना चाहिए, जो जारकर्मी हैं, यौन अपराध कर रहे हैं, उन्हें भी दंड मिलना चाहिए। को लेकर वो आगे कह रहे हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट को इस बात का पता है, उन्होंने दलित के इस दर्द को समझा है जब लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसी स्थिति में कुछ मामलों में पति से ऐसी संतानों का भरण पोषण करने की अपेक्षा कर सकती है जिनका वह संभवतः पिता न हो, किंतु विधानमंडल ही इस विधि की कठोरता से परिवर्तन ला सकता है, न कि न्यायालय। लेकिन कितने दलित लेखक इस कानून को बदलवाने में संसद की मदद करेंगे? मैं कह रहा हूं एक भी नहीं। उनका सारा साहित्यिक लेखपन मिनटों में रफूचक्कर हो जाएगा। मेरे पास लिखित प्रमाण मौजूद हैं कि खुद प्रेमचंद इस कानून को बदलवाने में दलित की मदद नहीं कर सकते थे। यहाँ बाबरी मस्जिद से भी बड़ी मस्जिद तोड़ी जा रही है और यहाँ सोमनाथ से ज्यादा पवित्र मंदिर ध्वस्त किया जा रहा है। यहाँ दलित का बसा बसाया घर तोड़ा जा रहा है।
उदारवादी हिंदुओं ने दलितों का साथ देने के को मजाक बना रखा है। ऐसा कहने का एक फैशन और मुहावरा चला चला लिया है, लेकिन सच बात यह है कि उनके लिए एक कदम भी सही दिशा में आगे बढ़ना संभव नहीं है। हाँ, यह सुनकर कैसा लगेगा जब कहा जाएगा कि इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी नहीं थी। फिर क्या नेहरू उसे पढ़ाने के लिए टैगोर के शांति निकेतन में भेजेंगे? ये सवाल है। वे ऐसी नाजायज पैदा लड़की का गला घोंट देंगे। ऐसी व्यवस्था और ऐसे कानून की गाज केवल दलित पर गिरती है, लेकिन घीसू और माधव का चमार होकर यह पहला ज्ञात विद्रोह है जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी में व्यक्त हुआ है। तो अपनी साहित्य समीक्षा में डॉक्टर धर्मवीर कहना क्या चाहते हैं? कहते हैं कि कफन कहानी में यदि यथार्थ यह है कि घीसू और माधव को कायस्थ प्रेमचंद नकारा चमार के रूप में बना रहे हैं, पूरे उन चमार कुनबे का नकारात्मक चरित्रांकन कर रहे हैं, तो समीक्षा की दृष्टि में टेक्स्ट के बाहर से डॉक्टर धर्मवीर ये कह रहे हैं कि वह उनका विद्रोह था। वह किसी व्यभिचार या बलात्कार से गर्भवती चमारी को क्यों स्वीकार करेंगे? आगे लिख रहे हैं, यहाँ एक बात और कहूँ कि मुझे प्रेमचंद की इस कहानी कफन का कुछ भी नहीं कहना था यदि वे इसमें चमार शब्द का प्रयोग ना करते। बिल्कुल, अगर प्रेमचंद उसमें चमार शब्द का प्रयोग नहीं करते तो कोई भी चमार का बुद्धिजीवी, चिंतक, आलोचक क्यों प्रेमचंद की आलोचना करता? क्या उसको पड़ी थी? इतने सारे साहित्यकार हैं, इतने लेखक हैं, यदि वे इसमें चमार शब्द का प्रयोग नहीं। यहाँ यह भी बता दिया जाए कि चमार से मेरा मतलब किसी भी जात के प्रयोग से है। जात के बिना प्रेमचंद प्रगतिशील, जनवादी, मार्क्सवादी भाषा शैली में अपनी बात कहते, इसकी उन्हें मनाही नहीं थी, बल्कि पूरी पूरी स्वतंत्रता थी। तो उन्होंने भारत की सामाजिक व्यवस्था के पारंपरिक और बहु प्रचलित शब्द चमार का प्रयोग जानबूझकर किया है। बिल्कुल जानबूझकर किया है। उनके सामने स्वामी अच्युतानंद हरिहर का पूरा आंदोलन था और वह कांग्रेस और गांधीवाद का के नाक में दम कर रखा था। वह अपने हक, हकूक और अपने अस्तित्व की पहचान की लड़ाई थी, जिसे प्रेमचंद अपने ढंग से भोथरा कर रहे हैं। कफन पर कफन से बाहर जाने की जरूरत क्यों है? डॉक्टर धर्मवीर इसकी समीक्षा में कह रहे हैं, इसके दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि प्रेमचंद ने इस कहानी में चमार शब्द का प्रयोग किया है। वो कह रहे हैं कि हम कहानी से बाहर जाकर इसकी समीक्षा क्यों कर रहे हैं। कि पहला कारण है कि वो कहानी में चमार शब्द का प्रयोग किए हैं एक जाति के रूप में। यह घीसू माधव की कहानी नहीं, बल्कि चमार घीसू और चमार माधव की कहानी है। बुधिया पात्र बुधिया नहीं है, बल्कि चमारी बुधिया है। कहानी में चमार शब्द कंप्यूटर के हाइड एंड शो की तरह हर जगह जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि कहानी में घीसू और माधव शराब में धुत हो गए हैं, लेकिन उनका चमारपन पूरा जागृत और होश में है। चमारी बुधिया के नाम में बुधिया मर गई, लेकिन चमारी शब्द उसके मरने के बाद भी बचा रह गया है। दूसरा कारण यह है कि प्रेमचंद ने घीसू और माधव के व्यवहार की व्याख्या की है। यदि वे व्याख्या न करते तो समीक्षा में कहानी से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने घीसू और माधव के व्यवहार का एक कारण बताया है। यहाँ प्रेमचंद खुद अपनी कहानी के क्षेत्र से बाहर चले गए हैं। उनका काम घटना को सामने रखना था। अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए वे घटनाओं को पेचीदा बना सकते थे, लेकिन एक कहानीकार के नाते उनका यह हक नहीं बनता था कि वे घटनाओं की स्वयं व्याख्या करने बैठ जाएं। यह काम उन्हें पाठकों पर छोड़ देना चाहिए था। प्रेमचंद ने घीसू माधव के इस व्यवहार का कारण क्या बताया है? देखा जाए, कारण इस प्रकार है। यह प्रेमचंद का संदर्भ है। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत अच्छी न थी, किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा संपन्न थे, वहाँ इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात नहीं है। इसे ही प्रगतिशील और कुछ दलित साहित्यकार यथार्थवाद मानते हैं। देखिए कितनी बारीकी से चरित्र हनन कर रहे हैं प्रेमचंद। यानी मजदूर के रूप में घीसू माधव चमार को किसानों से लाभ उठाने वाला चालाक व्यक्ति प्रदर्शित किया गया है। इस कारण को बताने की वजह से यहाँ दलित समीक्षक को अधिकार मिलता है कि प्रेमचंद की दृष्टि को दुरुस्त करे। डॉक्टर धर्मवीर ऐसा कह रहे हैं। आगे लिख रहे हैं कि ऐसी स्थिति में प्रेमचंद को मालूम होना चाहिए था कि दलित की मुसीबत का एक पूरा दलित शास्त्र हुआ करता है। यह दलित शास्त्र क्या है?
यह किस हद तक लागू होता है? मोटे रूप में यह शास्त्र दो चीजों से बना है। इसका पहला भाग अस्पृश्यता का है, दूसरा भाग बलात्कार और जारकर्म का है। दलित पुरुषों के साथ अस्पृश्यता और दलित नारियों के साथ बलात्कार और जारकर्म, इसके दो बड़े विभाजन हैं। ये किस हद तक लागू होते हैं? दोनों 100% लागू होते हैं, क्योंकि यह जाति आधार पर हैं, व्यक्तिगत आधार पे नहीं है। यदि अस्पृश्यता व्यक्तिगत आधार पे होती तो एक चमार अछूत हो सकता था और दूसरा चमार अछूत नहीं हो सकता था, लेकिन नहीं, चमार होने का मतलब अछूत होना है। इससे कोई एक चमार भी बच नहीं सकता। यदि यही दलित नारियों के बारे में, यदि हिंदू जार की दृष्टि में चमारी बलात्कार और जारकर्म की निगाह से देखी जाती है, हिंदू जार एक चमारी में और दूसरी चमारी में अंतर नहीं करता। कोई एक चमार कह सकता है कि उससे छुआछूत नहीं बरती गई, लेकिन उसका कारण यह हो सकता है कि अभी तक वह सभी स्तरों की छुआछूत के संपर्क में नहीं आया है। उससे यही कहा जा सकता है कि वह इंतजार करे कि उसके साथ छुआछूत बरतने का समय कब आएगा। ऐसे में दलित नारी कह सकती है उसके साथ बलात्कार या जारकर्म नहीं हुआ है, लेकिन इसकी संभावना बनी रहती है कि वह कभी उनके सामने आए तो ऐसी घटना हो सकती है। अब जो सवाल खड़ा किया गया है, बुधिया के पेट में कैसे जमींदार का बच्चा था, उसको लेके अपनी किताब दूसरी की जूतियों में डॉक्टर धर्मवीर एक बात लिख रहे हैं जो बेहद ही गौरतलब है और सबको ध्यान देने की जरूरत है। वो लिख रहे हैं कि लोग मेरे इल्हाम से परेशान हैं, लोग मेरे इल्हाम से परेशान हैं। मुझे यह दैवी ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया कि किस औरत के पेट में किस पुरुष का बच्चा है, लेकिन मैं इल्हाम के से नीचे रहकर ही इस बात को जानता हूँ। यह दार्शनिकों का और वैज्ञानिकों का अनुमान प्रमाण है, जो प्रत्यक्ष जितना ही विश्वसनीय है। मैं और डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन जी एक कमरे में गए। उस कमरे के मालिक ने तत्काल पूछा, आग आगे है और धुआं पीछे है। यह उनका प्रत्यक्ष ज्ञान था, लेकिन यहाँ उनका अनुमान भी सही होता जब कहा जाता धुआं आगे है और आग पीछे है। पर इसी तर्क से पता चलता है कि बुधिया के पेट में बच्चा है। यदि मेरे अनुमान का आक्षेप है तो कुंवारी कुंती को, ये बेहद गंभीर जो आगे लाइन लिखी जा रही है, वो कह रहे हैं कि अगर मेरी बात से आक्षेप है, नाराजगी है और विरोध है तो इसका जवाब दिया जाए। किसका जवाब दिया जाए? यदि मेरे अनुमान पर आक्षेप है तो कुंवारी कुंती की पैदा संतान के बारे में पुराणों की बात क्यों मानी जाती है? वह सूर्यपुत्र था। फिर उपनिषद में जबाला के बच्चे के बारे में इल्हाम की स्थिति क्या है? बुधिया के बच्चे के बारे में 100 शंकाएं कर लो, पर यह तो बता के जाओ कि कुंवारियों के गर्भों से किस मंत्र से बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो लड़ाई रणनीतिक होती है। अगर उस लड़ाई में आपके पास चिंतन का तर्क नहीं है, दर्शन और परंपरा का अपना आधार नहीं है, तो आप किसी भी वर्चस्ववादी परंपरा और उसके कल्चर से जीत नहीं सकते, उसकी संस्कृति और साहित्य से नहीं जीत सकते। इस बात को दलित साहित्यकार, चिंतक, लेखक और आम पाठकों को जानना चाहिए। लड़ाइयाँ कभी एकांगी नहीं होती, लड़ाइयों का बहुआयामी आधार और आकार होते हैं। इसी के साथ आज का यह भाग समाप्त होता है। अगली कड़ी के रूप में प्रेमचंद की आलोचना को लेके हम फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।